राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अंधा नाई और अंधा जमाई। कहानी बहुत ही मजेदार और हास्यप्रद होने वाली है। तो दोस्तों, आप कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। उस दौर में गांव का जीवन आज की तरह भाग दौड़ वाला नहीं था। लोग खेती बाड़ी करते, पशु पालते और सादा जीवन जीते। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते। किसी के घर शादी हो, कोई त्योहार हो या कोई परेशानी आ जाए, पूरा गांव एक परिवार की तरह एक साथ दिखाई देता। ऐसे ही एक गांव में एक पटेल रहता था। गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसके पास खेत खलिहान थे, पशु थे और भगवान की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। पटेल अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने बेटे की शादी बचपन में ही कर दी थी, जैसा कि उस समय के समाज में प्रचलित था। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते छोटा सा बालक जवान हो गया। अब वे इतना बड़ा हो चुका था कि अपनी पत्नी को गौना कराकर घर ला सकता था। उन दिनों विवाह के बाद कई वर्षों तक लड़की अपने मायके में रहती, और जब लड़का और लड़की दोनों बड़े हो जाते, तब गौना की रस्म होती और लड़की ससुराल आती थी। भाइयों, एक दिन दोपहर के समय पटेल अपने आंगन में चरपाई पर बैठा हुआ था। तभी गांव का डाकिया उसके घर आया। उसके हाथ में एक पत्र था। डाकिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पटेल जी, आपके नाम की चिट्ठी आई है। अब पटेल ने उत्सुकता से पत्र लिया और पढ़ने लगा। पत्र उसके समधी ने भेजा था और पत्र में लिखा था, समधी जी, सादर नमस्कार। अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है और आपका बेटा भी जवान हो चुका है। हम चाहते हैं कि अब गौना की रस्म पूरी कर दी जाए। कृपया जमाई जी को भेज दीजिए ताकि हम अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर सकें। पत्र पढ़ते ही पटेल के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो अब हमारे घर बहू आ जाएगी, घर में रौनक बढ़ेगी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वह गहरी सोच में पड़ गया। उसकी चिंता का कारण कोई साधारण बात भी नहीं था। उसके बेटे को रतौंधी की बीमारी थी। दिन में तो उसे बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही शाम होती और अंधेरा बढ़ता, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ जाता। रात होते होते उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज के समय में लोग डॉक्टर के पास जाकर इलाज करा लेते, लेकिन पुराने समय में गांव में चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम थी। कई बार लोग वर्षों तक बीमारी के साथ ही जीवन बिताते रहते। कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की कमजोरी उसका दोष नहीं होता। असली समझदारी यह है कि हम उसकी परिस्थिति को समझें और उसका साथ दें। पटेल जानता था कि यदि उसका बेटा अकेला ससुराल गया और वहां उसकी बीमारी का पता चल गया, तो लोग उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते में ही दरार पड़ जाए। वे चिंता में बार बार टहलने लगा। शाम तक उसने कई उपाय सोचे, लेकिन कोई उपाय समझ न आया। तभी अचानक उसके मन में विचार आया। उसने सोचा कि अगर गांव का नाई इसके साथ चला जाए तो वह हर परिस्थिति संभाल लेगा। पुराने समय में गांव का नाई केवल बाल काटने का काम नहीं करता, वह शादियों में संदेश पहुंचाने, रिश्तेदारों को बुलाने और कई सामाजिक कामों में मदद करता था। उसे गांव की लगभग हर बात की जानकारी होती थी। पटेल ने तुरंत एक लड़की को भेजकर गांव के नाई को बुलाया। कुछ ही देर में गांव का नाई रघु वहां पहुंच गया। राम राम पटेल जी, आपने मुझे बुलाया था। पटेल ने उसे चरपाई पर बैठाया और पूरी बात बताई। फिर बोला, रघु, कल मेरे बेटे को ससुराल जाना है गौना कराने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ चले जाओ। रघु मुस्कुराया, बस इतनी सी बात, मैं चला जाऊंगा। लेकिन उसने बेटे की बीमारी वाली बात नहीं बताई। उसे लगा कि रास्ते में सब ठीक रहेगा। अब नाई भी खुश था। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा भोजन मिलेगा, रिश्तेदारों का सम्मान मिलेगा और घूमना फिरना भी हो जाएगा। अगले दिन सूर्य निकलते ही तैयारियां शुरू हो गई। बैलगाड़ी सजाई गई, बैलों के गले में घंटियां बांधी गई। अब पटेल ने बेटे को आशीर्वाद दिया। रघु नाई भी तैयार होकर आ गया। दोनों बैलगाड़ी में बैठे और ससुराल की ओर रवाना हो गए। सुबह का मौसम बड़ा सुहावना था।
खेतों में हरी हरी फसलें लहरा रही थी। रास्ते भर रघु नाई बातें करता रहा। कभी वह पुराने किस्से सुनाता, तो कभी गांव की मजेदार घटनाएं। लड़का भी हंसता और यात्रा का आनंद लेता। धीरे धीरे सूरज सिर पर आ गया। दोपहर होने लगी। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों आराम से आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद दूर से ससुराल वाला गांव दिखाई देने लगा। रघु ने उत्साहित होकर कहा, देखो बेटा, अब ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारा ससुराल। लड़का भी खुश हो गया। उसे अपनी पत्नी से मिलने की उत्सुकता थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में बड़े बड़े खेत पड़ते थे। रघु नाई ने कहा, चलो बेटा, थोड़ा आराम कर लेते हैं। बैलों को भी चारा पानी मिल जाएगा। लड़के ने भी सहमति दे दी। दोनों एक बड़े पेड़ की छाया में बैलगाड़ी को रोक दिया। बैलों को खोलकर पास के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। ठंडी हवा चल रही थी। दोनों ने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लेकिन थकान इतनी थी कि देखते ही देखते दोनों को गहरी नींद आ गई। समय बीतता गया। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा। धीरे धीरे शाम उतरने लगी। अचानक नाई की आंखें खुली। उसने आसमान की तरफ देखा और घबरा गया। अरे राम राम, इतनी देर हो गई। उसने तुरंत लड़के को झकझोर कर उठाया। उठ बेटा, जल्दी उठ, शाम हो गई, हमें ससुराल पहुंचना है। दोनों फटाफट उठे, लेकिन अब तो असली मुसीबत शुरू होने वाली थी। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। लड़का बैलों को खोजने के लिए खेत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, उसकी परेशानी भी बढ़ती गई। उसे अपने सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह कभी एक दिशा में जाता, कभी दूसरी दिशा में। कई बार उसे लगता कि सामने बैल खड़े हैं, लेकिन पास जाकर पता चलता कि कोई झाड़ी या पेड़ है। उधर नाई भी बैलगाड़ी के पास खड़ा लड़के का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद लड़का घबराता हुआ वापस आया और बोला, काका, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ना बैल दिख रहे, ना खेत की मेड़, ना रास्ता। अब रघु नाई ने हैरानी से पूछा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लड़के ने धीरे से कहा, काका, मुझे बचपन से रतौंधी की बीमारी है। दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यह सुनते ही रघु नाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे राम, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लड़के ने शर्माते हुए कहा, बाबा ने शायद आपको बताना जरूरी नहीं समझा होगा। अब रघु नाई कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अब मैं भी एक बात बताता हूँ। बोले, क्या? मुझे भी यही बीमारी है। इतना सुनना था कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दोनों एक साथ बैठ गए। अब उनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई नाव नदी के बीच में फंस जाए और दोनों मल्लाहों को तैरना आता ही न हो। जीवन में दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब दो लोग एक दूसरे का सहारा बनने निकलते हैं, लेकिन दोनों ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में घबराने की बजाय बुद्धि और धैर्य सबसे बड़े सहायक बनते हैं। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर रघु नाई ने कहा, रोने धोने से काम तो चलेगा नहीं, कुछ उपाय सोचते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने अपनी पगड़ी उतारी और बोला, देख बेटा, हम दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए अब आंखों से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। लड़का ध्यान से सुनने लगा। नाई बोला, मैं पगड़ी का एक सिरा पकड़कर यहीं खड़ा रहता हूँ, तो दूसरा सिरा पकड़कर पूरे खेत में घूम। जहां कहीं बैल होंगे, पगड़ी उनसे टकरा जाएगी। लड़के को बात समझ में आ गई। उसने पगड़ी का दूसरा सिरा पकड़ा और धीरे धीरे खेत में चलने लगा। कभी दाएं जाता, कभी बाएं, कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे लौटता, और रघु नाई वहीं खड़ा पगड़ी संभाले रहा। अचानक पगड़ी का सिरा कहीं अटक गया। लड़का खुशी से उछल पड़ा, काका, मिल गए, मिल गए। रघु नाई भी खुश हो गया, अरे वाह, जल्दी पकड़ लिया, खड़ा रहा, मैं अभी आता हूँ। मैं पगड़ी के सहारे सहारे आगे बढ़ता हूँ। लड़का उस चीज को कसकर पकड़े खड़ा था। जब नाई वहां पहुंचा तो उसने हाथ बढ़ाकर टटोला। अगले ही पल जोर से चीख पड़ा, अरे बाप रे! उसके हाथ में बड़े बड़े कांटे चुभ गए। वह कोई बैल नहीं, बल्कि बबूल का कटीला पेड़ था। लड़का घबरा गया, ये क्या हुआ काका? अब नाई गुस्से में बोला, मूर्ख, बैल नहीं पेड़ हैं। दोनों फिर निराश होकर बैठ गए।
अभी रात और गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा फैल चुका था। उसी समय दूर से कुछ लोगों के बातें करने की आवाज सुनाई दी। दरअसल खेतों की रखवाली करने के लिए लड़के के ससुराल वाले उधर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने खेत में लोगों की आहट सुनी, वे जोर जोर से चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। कौन है वहां? कौन हमारे खेत में घूम रहा? लड़का तो डर के मारे कांपने लगा। लेकिन नाई पहले भी उस गांव में आ चुका था। उसने आवाज पहचान ली। वह तुरंत बोला, अरे समधी जी, हम हैं, हम। ये सुनकर सामने वाले लोग जो थे वो रुक गए। जब पास आए तो देखा कि सचमुच उनके समधी का बेटा और गांव का नाई खड़े हैं। सबने राम राम की, लेकिन फिर सवाल किया, आप लोग अंधेरे में खेत के बीच में क्या कर रहे हैं? अब नाई समझ गया कि अगर सच्चाई बता दी तो बात बिगड़ सकती है। उसने तुरंत कहानी बना दी। बोला, अरे पूछिए मत, आपके जमाई राजा से मेरी बहस हो गई थी। बोले, किस बात पर? कह रहा था कि यह खेत 2 बीघा का है और यह कह रहा कि यह 2.5 बीघा का है। ससुराल वाले हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे ना 2 बीघा है और न 2.5 बीघा, ये तो 1.5 बीघा खेत है। अबे नाई ने तुरंत कहा, लो सुन लिया, अब मान गए ना? लड़का भी समझ गया कि नाई बात संभाल रहा। वह चुपचाप सिर हिलाने लगा। ससुराल वाले बोले, अब बैल छोड़िए, घर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नाई ने राहत की सांस ली। लेकिन अब समस्या एक और थी। बैल अभी भी मिले नहीं थे। वह बोला, समधी जी, बैल कहीं दूर निकल गए, जरा मेरी मदद कीजिए। ससुराल वालों ने तुरंत बैलों को ढूंढ निकाला और गाड़ी में जोत दिया। इस तरह एक बड़ी मुसीबत टल गई। कुछ देर के बाद सभी लोग गांव पहुंच गए। गांव में खबर फैल गई कि जमाई राजा आ गए। घर में खुशी का माहौल बन गया। औरतें तैयारियां करने लगी। बच्चे उत्सुकता से जमाई को देखने लगे। थोड़ी देर में दोनों का आदर सत्कार हुआ। हाथ मुंह धुलवाए गए, आराम कराया गया। फिर भोजन का समय आ गया। उस जमाने में जमाई का विशेष सम्मान किया जाता था। जमाई के लिए अलग से बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया जाता था। दोनों को एक कमरे में बैठाकर फिर भोजन परोसा गया। नाई भी साथ बैठ गया। थोड़ी देर में थालियां सज गई। सब्जी, खीर, पूड़ी, रोटी और तरह तरह के व्यंजन सामने रख दिए गए। लेकिन जैसे ही लड़के ने हाथ बढ़ाया, उसे अपनी थाली में सिर्फ खीर और सब्जी ही महसूस हुई। रोटी तो उसे मिली नहीं थी। असल में रोटी रखते समय गलती से वह दूसरी ओर रह गई थी। लड़के ने धीरे से पूछा, काका, क्या यहाँ रोटी नहीं देते? अब नाई अपनी थाली टटोल कर कहा, मुझे तो मिली है। जवाब दिया, मुझे नहीं मिली। अब नाई ने सोचा और बोला, लगता है कोई बिल्ली उठा ले गई होगी। लड़का चौंक गया। अब मैं क्या करूं? नाई बोला, जब फिर आए तो एक झापड़ लगा देना। लड़के ने सिर हिला दिया। उसी समय उसकी सास रोटी लेकर आई। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। जैसे ही सास ने रोटी उसकी थाली में रखी, उसकी चुनिया कटोरी से टकरा गई। टन-टन की आवाज हुई। लड़के ने समझा कि बिल्ली आ गई। उसने तुरंत हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल घर में हंगामा मच गया। सास जो थी चीख पड़ी, हाय राम, जमाई ने मुझे थप्पड़ मार दिया। घर के सारे लोग दौड़े चले आए। लड़का तो डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ न आया कि क्या हुआ। लेकिन रघु नाई फिर मैदान में उतर गया। उसने तुरंत कहा, अरे समधन जी, इसमें जमाई की कोई गलती नहीं। सास गुस्से में बोली, तो क्या मेरी गलती है? नाई बोला, हाँ, थोड़ी सी गलती आपकी भी है। जवाब दिया, कैसे? नाई बोला, आपने इन्हें नेक दिए बिना खाना परोस दिया। हमारे यहाँ रिवाज है कि पहली बार ससुराल आने वाले जमाई को नेक देकर ही भोजन कराया जाता है। अब सास का गुस्सा जो था तुरंत शांत हो गया। वह बोली, अरे यह बात थी, अच्छा अभी देती हूँ। उसने तुरंत 1 रुपया नेग में दे दिया। उस समय 1 रुपया भी काफी मूल्य रखता था। मामला शांत हो गया। कहते हैं, कई बार बुद्धिमानी केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि परिस्थिति को समझकर सही समय पर सही बात कहने से आती है। रघु नाई की चतुराई से एक बार फिर मामला शांत हो गया। सास का भी गुस्सा ठंडा पड़ चुका था और घर के बाकी लोग भी यह सोचकर अपने अपने काम में लग गए कि शायद कोई छोटी सी गलत फहमी हुई होगी। जमाई राजा और रघु नाई ने आराम से खाना खा लिया और फिर उनके सोने की व्यवस्था कर दी गई। पूरा दिन यात्रा में बीता था, इसलिए दोनों बहुत थके हुए थे। जैसे ही वे बिस्तर पर लेटे,
कुछ ही देर में उन्हें नींद आने लगी। बाहर रात गहरा चुकी थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। कहीं कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती और कहीं दूर खेतों में झिंगुरों की आवाज आ रही थी। कुछ समय बीता। अचानक लड़के की आंख खुल गई। उसे जोर की प्यास लगी थी। उसने नाई को हिलाया, कहा, काका काका। अब नाई आधी नींद में था। बोला, क्या हुआ बेटा? जवाब दिया, मुझे बहुत तेज प्यास लगी। नाई ने करवट बदलते हुए कहा, सो जा। अभी रात गहरी है और हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। लेकिन प्यास ऐसी चीज है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। थोड़ी देर तक लड़का खुद को रोकता रहा, लेकिन आखिरकार वह उठ बैठा। उसने सोचा, थोड़ा थोड़ा टटलते हुए पानी का घड़ा ढूंढ ही लेगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे लगा वह सही दिशा में जा रहा, लेकिन अंधेरे में उसका अंदाजा गलत निकला। पानी वाले कमरे की जगह वह घर के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। वहां उसकी सास और घर के कुछ छोटे बच्चे सो रहे थे। चलते चलते अचानक उसका पैर सास के पैरों से टकरा गया। सास एकदम घबराकर उठ बैठी। लड़के के तो हाथ पांव फूल गए। वह वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। सास ने पहचान लिया, ये तो जमाई है। अब बोली, अरे जमाई जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अब लड़का क्या जवाब देता? उसे तो खुद ही नहीं पता था कि वह वहां कैसे पहुंचा। उधर आवाज सुनकर नाई भी जाग गया। वह तुरंत आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही उसने स्थिति समझी, उसने फिर अपनी बुद्धि का सहारा लिया। वह बोला, अरे बहन जी, आप गलत समझ रही। सास ने पूछा, तो फिर बात क्या है? नाई बोला, असल में शाम को जो छोटी सी घटना हुई थी, उसी बात को लेकर जमाई राजा बहुत दुखी हैं। कौन सी बात? वही जब गलती से आपको थप्पड़ लग गया था। सास बोली, अरे वह बात तो मैं भूल गई। नाई ने कहा, लेकिन ये नहीं भूला। बार बार कह रहे कि जब तक सासू माँ से माफी नहीं मांगूंगा मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। अभी ये सुनकर सास का दिल पिघल गया। वह मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया। अब जाओ और आराम से सो जाओ। लड़का भी तुरंत सिर हिला दिया। अब नाई राहत की सांस लेते हुए और उसे वापस कमरे में ले आया। फिर किसी तरह पानी पिलाकर दोनों को सुला दिया गया। लेकिन रात की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद नाई की आंखें खुली। उसे पेशाब लगी थी। अब समस्या यह थी कि बाहर जाए कैसे। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई तो देता नहीं था। अगर गलत जगह पहुंच गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने लड़के को जगाया, बेटा सुन। लड़का नींद में बोला, क्या हुआ काका? जवाब दिया, मुझे बाहर जाना है। लड़का तुरंत समझ गया। दोनों ने थोड़ी देर सोचा। फिर नाई को दीन वाला उपाय याद आया। उसने कहा, अपनी अपनी पगड़ी निकाल। दोनों ने पगड़ियां निकाली। फिर उन्हें गांठ लगाकर जोड़ दिया। नाई बोला, मैं एक सिरा लेकर जाऊंगा, तो दूसरा सिरा पकड़कर बैठे रहना। जब तक मैं वापस आऊंगा तो पगड़ी खींच लेना। जब मैं वापस आऊंगा तो पगड़ी खींचूंगा, तब तू धीरे धीरे खींच लेना। योजना ठीक थी। नाई धीरे धीरे बाहर गया, काम पूरा किया, फिर पगड़ी को खींचा। लड़के ने धीरे धीरे पगड़ी खींची और नाई सुरक्षित वापस आ गया। दोनों बहुत खुश कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं हुई। फिर दोनों वापस सो गए। लेकिन आधे घंटे बाद लड़के की आंख खुल गई। अब उसे भी वही जरूरत महसूस हुई, पेशाब करने की। उसने रघु नाई को जगाया, काका अब मेरी बारी। रघु ने कहा, ठीक है, वही तरीका अपनाते हैं। दोनों ने फिर पगड़ियां बांध ली, लेकिन इस बार जल्दीबाजी में गांठ ठीक से लगी नहीं। यहीं से एक नई मुसीबत शुरू हो गई। लड़का पगड़ी का सिरा पकड़कर आगे बढ़ गया। उधर नाई दूसरे सिरों को पकड़े बैठा रहा। कुछ दूर जाने पर पगड़ी किसी चीज में उलझ गई। लड़के ने झटका दिया, गांठ खुल गई। उसे पता भी नहीं चला कि वह अब अकेला है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नाई को लगा लड़का अभी भी पगड़ी के दूसरे सिरे पर है। उसने धीरे धीरे पगड़ी खींचनी शुरू की, लेकिन कुछ क्षण बाद पूरी पगड़ी उसके हाथ में आ गई। नाई चौंक गया। अरे ये क्या हुआ? उसने धीरे से आवाज लगाई, बेटा, अरे ओ बेटा, कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी चिंता बढ़ गई। उसे समझ न आ रहा था कि लड़का कहाँ गया। वह खुद भी बाहर निकलकर ढूंढ नहीं सकता था, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता था। वह बेचारा बैठा बैठा भगवान को याद करने लगा। उधर लड़का रास्ता भटक चुका था।
उसे लगा कि वह घर के बाहर पहुंच गया, लेकिन वास्तव में वह गाय भैंसों के बाड़े में पहुंच गया था। जैसे ही वह वहां घुसा, पशु घबरा गए। गायों ने रंभाना शुरू कर दिया, भैंसें भी आवाज करने लगी। कुछ पशु उठकर इधर उधर हिलने लगे। पूरा बाड़ा शोर से भर गया। रात के सन्नाटे में ये आवाजें बहुत तेज लग रही थी। घर के लोग घबराकर जाग गए। सबको लगा शायद कोई चोर घुस आया। लोग लाठियां लेकर दौड़ पड़े। कौन है, कौन है, क्या हुआ, कौन बाड़े में घुस आया? कुछ ही देर में पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। जब उन्होंने देखा कि बीच में उनके जवाई राजा खड़े हैं, तो सबकी हैरानी का ठिकाना न रहा। एक साला बोला, अरे जमाई जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरा बोला, जीजा जी, इतनी रात को बाड़े में क्यों घूम रहे हैं? लड़का तो पहले ही घबराया हुआ था, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी पीछे पीछे नाई भी आवाज के सहारे वहां पहुंच गया। स्थिति देखकर उसने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। वह बोला, अरे आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं। ससुराल वालों ने पूछा, तो फिर मामला क्या है? नाई बोला, असल में फिर बहस हो गई थी। सबने आश्चर्य से पूछा, अब किस बात की बहस? नाई बोला, मैं कह रहा था कि आपके यहाँ बैलों की 3 जोड़ी है और ये जमाई राजा कह रहे हैं कि 4 जोड़ी है। ससुराल वाले जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 जोड़ हैं। रघु नाई तुरंत कहा, लो सुन लिया, अब तो मान गए ना? लड़के ने तुरंत सिर हिला दिया। घर वाले भी हंसने लगे। उन्हें लगा जमाई और नाई रास्ते भर इसी तरह की वैसे करते रहेंगे। इस तरह एक और संकट टल गया। कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो गलती करे, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो गलती ना करे, बल्कि वह होता है जो कठिन समय में भी धैर्य ना खोए और समाधान खोज ले। अब नाई की सबसे बड़ी ताकत उसकी यही समझदारी थी। आखिरकार सब लोग वापस अपने अपने कमरों में लौट गए। अब नाई लड़के को संभालते हुए फिर बिस्तर तक ले गया। इस बार दोनों ने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वे कहीं नहीं जाएंगे। धीरे धीरे रात बीतने लगी, लेकिन नाई के मन में अभी भी डर बैठा हुआ था। उसे लग रहा था, अगर सुबह होने से पहले कोई और मुसीबत आ गई तो शायद इस बार वह बात संभाल न पाएगा। उधर सुबह होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। नाई और पटेल का बेटा पूरी रात की घटनाओं से इतने थक चुके थे कि अब उनके शरीर में जैसे ताकत ही ना बची थी। दोनों चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़े रहे। रघु बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा कि किसी तरह रात कट जाए और सूरज निकल आए। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। पूर्वी दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। मुर्गों की बांग सुनाई देने लगी। गांव के कुछ लोग अपने पशुओं को चारा डालने के लिए उठ गए। कई कई घरों से चक्की चलने की आवाज आने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, दोनों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। अब उन्हें साफ साफ दिखाई देने लगा। पटेल के बेटे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काका, आज तो भगवान ने हमारी लाज रख ली। नाई हंसते हुए बोला, बेटा, भगवान तो हमेशा मदद करते हैं, लेकिन इंसान को भी धैर्य रखना पड़ता है। अगर रात को हम घबरा जाते तो पता नहीं कितनी मुसीबत खड़ी हो जाती। जीवन में धैर्य का महत्व बहुत होता है। कई बार कठिन समय हमेशा के लिए नहीं आता। जो व्यक्ति थोड़ी देर धैर्य रख लेता है, वह बड़ी परेशानियों से बच जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद दोनों उठे और बाहर आंगन में आकर बैठ गए। ससुराल वाले भी जाग चुके थे। सब लोग बड़ी आत्मीयता से उनके पास आए। सास ने मुस्कुरा करके पूछा, जमाई जी, रात को आराम से नींद आई ना? यह सुनकर लड़के ने एक पल के लिए नाई की ओर देखा। अब नाई तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे समधन जी, आपके यहाँ इतना अच्छा आदर सत्कार हुआ कि नींद क्या, सपने भी बड़े अच्छे आए। सभी लोग हंस पड़े। सास भी खुश हो गई। उधर लड़के ने मन ही मन सोचा, अगर काका साथ ना होते तो अब तक न जाने कितनी बार उसकी पोल खुल चुकी होती। थोड़ी देर बाद सभी ने मिलकर नाश्ता किया। गांव की परंपरा के अनुसार जमाई का खूब सम्मान किया गया। उनके सामने दूध, दही, मक्खन, गुड़ और तरह तरह के पकवान रखे गए। नाई भी बड़े मजे से खा रहा था। उसने धीरे से लड़के से कहा, बेटा, रात की परेशानी भूल जा, अब दिन निकल आया। अब बस आज बहू की विदाई हो जाए और फिर आराम से घर पहुंच जाएंगे। लड़के ने सिर हिला दिया। उधर घर के अंदर गौने और विदाई की तैयारियां शुरू हो गई। औरतें गीत गा रही थी।
घर में खुशी और भावुकता दोनों का माहौल था। लड़की की माँ बार बार अपनी बेटी को देख रही थी। आखिर बरसों तक अपने घर में रहने के बाद आज उसकी बेटी ससुराल जाने वाली थी। उस समय विदाई का महत्व बहुत अधिक होता था। बेटियां अपने माता पिता के घर में पली बड़ी होती थी और विदाई के समय पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती थी। कहते हैं, परिवार का प्रेम किसी धन दौलत से बड़ा होता है। जीवन में रिश्तों की कीमत हमेशा सबसे अधिक रहती है। कुछ समय बाद विदाई की रस्म शुरू हुई। लड़की अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेने लगी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता भी भावुक हो गए। सभी रिश्तेदार उसे शुभकामनाएं देने लगे। उधर पटेल का बेटा अपनी पत्नी को पहली बार ठीक से देख रहा था। मन ही मन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि सारी परेशानियां अब समाप्त हो गई। लेकिन नाई अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। वह बार बार सोच रहा था कि कहीं घर लौटते वक्त कोई नई मुसीबत ना आ जाए। विदाई के बाद विदाई के बाद बैलगाड़ी तैयार की गई। बहू को सम्मान पूर्वक बैलगाड़ी में बैठाया गया। ससुराल वालों ने रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख दिया। फिर सभी ने आशीर्वाद दिया और बैलगाड़ी गांव से रवाना हो गई। अब दिन का उजाला था, इसलिए दोनों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। रास्ते भर बहू अपने मायके की बातें करती रही। पटेल का बेटा भी उससे बातें करने लगा। नाई कभी बैलों को संभालता तो कभी दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराता। कुछ देर चलने के बाद वे उसी खेत के पास पहुंच गए जहां पिछली शाम सारी मुसीबत शुरू हुई थी। नाई ने खेत की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। लड़के ने पूछा, काका क्यों हंस रहे हो? नाई बोला, यह वही खेत है जहां हमने बबूल के पेड़ को बैल समझ लिया। इतना सुनते ही तीनों हंस पड़े। फिर नाई बोला, यही वह जगह है जहां हमारी पगड़ी वाली योजना शुरू हुई थी। लड़का बोला, काका उस समय तो मेरी जान ही निकल गई थी। नाई बोला, बेटा मुसीबत के समय जो हिम्मत नहीं हारता वही जीतता है। यात्रा आगे बढ़ती रही। दोपहर के समय भी एक पेड़ के नीचे रुके। सभी ने भोजन किया और थोड़ा आराम किया। इस दौरान बहू ने भी महसूस किया कि नाई केवल एक साधारण नाई नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने कहा, काका आप हर बात इतनी समझदारी से कैसे संभाल लेते हैं? नाई मुस्कुराया, बेटी ये अनुभव की कमाई है। बोली, कैसे? जवाब दिया, जीवन में जितना अधिक इंसान लोगों के बीच रहता है उतना अधिक सीखता है। किताबें ज्ञान देती है लेकिन अनुभव बुद्धि देता है। यह बात सुनकर वे सोच में पड़ गए। वास्तव में अनुभव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। शाम होने से पहले वे अपने गांव के पास पहुंच गए। गांव वालों ने दूर से बैलगाड़ी आती देख ली। कुछ बच्चे दौड़ते हुए गांव में खबर देने पहुंच गए, पटेल जी की बहू आ गई। ये सुनते ही गांव में उत्साह फैल गया। पटेल और उसकी पत्नी भी घर के बाहर आकर खड़े हो गए। जैसे ही बैलगाड़ी आंगन के सामने रुकी, दोनों को खुशी का ठिकाना न रहा। बहू ने नीचे उतरकर अपने सास ससुर के पैर छुए। सास ने गले लगा लिया। पटेल की आंखों में खुशी झलक रही थी। उसे लग रहा था कि उसके घर की बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। कुछ देर बाद गांव की औरतें भी बहू को देखने आने लगी। घर में मंगल गीत गाए गए। चारों तरफ खुशी का माहौल बन गया। उधर पटेल ने रघु नाई को अलग बुलाया। बोला, रघु यात्रा कैसी रही? रघु ने एक पल लड़के की ओर देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, सब भगवान की कृपा, सब बहुत अच्छा रहा। लड़का भी मुस्कुरा दिया। दोनों समझ गए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यादों में ही अच्छी लगती हैं। अगर वे रात की सारी घटनाएं सबको बता दे तो गांव वाले बरसों तक उनका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा। कुछ दिनों के बाद जब वे दोनों अकेले बैठते तो उन घटनाओं को याद करके खूब हंसते। कभी बबूल के पेड़ को बैल समझने वाली बात याद आती तो कभी सास को बिल्ली समझकर मारा गया थप्पड़, कभी गाय भैंसों के बाड़े वाली घटना याद आती तो कभी पगड़ी के सहारे रास्ता खोजने वाला उपाय। हर घटना उनके लिए हंसी का कारण बन चुकी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई बाद में एक कहानी बन जाती है। उस समय परेशानी लगती है लेकिन समय बीतने पर वही घटना मुस्कुराने का कारण बन जाती है। इस तरह रघु नाई की चतुराई, धैर्य और समझदारी ने हर संकट को अवसर में बदल दिया। पटेल के बेटे की कमजोरी छिपी रही
बहू की विदाई सम्मान पूर्वक हो गई और दोनों सकुशल घर लौट आए। यही कारण है कि गांव में लंबे समय तक लोग रघु नाई की बुद्धिमानी के किस्से सुनाते रहे और जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती तो लोग कहते मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिमाग शांत हो और साथ में समझदारी हो तो उसका रास्ता जरूर निकल आता है। तो दोस्तों, ये अंधे नाई और अंधे जवाई की इस कहानी का यही समापन होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा भी दी होगी और हंसी भी आई होगी। तो आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।